अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू डियर स्टूडेंट्स। मैं आप लोगों के लिए वीडियो की एक नई सीरीज़ लाया हूँ जिसमें कि मैं आपके सामने एक पूरा प्रोजेक्ट बनाऊँगा जिस अंदाज में ड्राइंगें हमें मिलती हैं और हम उनके ऊपर काम शुरू करते हैं। काफ़ी सोच विचार के बाद मैंने अपना दुबई का एक प्रोजेक्ट चूज़ किया है जिसमें कि तमाम तर सर्विसेज के साथ कोऑर्डिनेशन भी मौजूद है। तो चलें शुरू करते हैं अल्लाह का नाम लेकर। ये प्रोजेक्ट का नंबर मैंने दिया है P100। प्रोजेक्ट के जो फ्लोर्स हैं वो हैं G+4 प्लस रूफ। रेजिडेंशियल बिल्डिंग है, दुबई बेस्ड। क्लाइंट इसका समझ लीजिए कि XYZ है। और ये इलेक्ट्रिकल की, चूँकि हमने सर्विस पे काम करना है इसलिए यहाँ पर इलेक्ट्रिकल लिखा हुआ है। जैसा कि मैंने अपनी वीडियो सीरीज़ में आप लोगों को बताया हुआ है कि हम किसी भी प्रोजेक्ट में इन रेफरेंस एक तरफ वर्क फाइल, डॉक्यूमेंट और आउट के फ़ोल्डर्स क्यों बनाते हैं। इनके अंदर मैंने इस प्रोजेक्ट की तमाम तर फाइलें डेट वाइज, सीक्वेंस वाइज अरेंज करके रखी हैं और हर फाइल के साथ उसका नोट्स भी रखा है जिसमें मैंने ब्रीफली ये बयान किया है कि ये हमने क्यों फाइलें कॉपी की थी और हमें क्या इंस्ट्रक्शंस दी गई थी। ये फाइलें बेसिकली हमारा बैकअप होता है, यहाँ पर हमने सिर्फ इनको कॉपी करना होता है। इवन हम इनको ओपन भी नहीं करेंगे। कॉपी करने के बाद हम यहाँ से दोबारा अपनी फाइल्स को कॉपी करेंगे और कॉपी करने के बाद रेफरेंस में फिर से पेस्ट कर देंगे। रेफरेंस में जो फाइलें हैं हम उनको ओपन भी कर सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं, मॉडिफाई भी कर सकते हैं। क्योंकि हमारे पास यहाँ पर ओरिजिनल हालत में अपना बैकअप पड़ा हुआ है। अब हमारे प्रोजेक्ट्स का ये सिस्टम होता है कि हमें सबसे पहले अपना एक बैकअप बनाने के बाद ड्राइंग पर काम शुरू करने से पहले ग्रे स्केल बनाना होता है। अब ग्रे स्केल के लिए जो फोल्डर है उसका नाम मैंने एक्सरफ रखा है। इसकी एक रीज़न है। ग्रे स्केल सबसे पहले हमें समझना है इसका मकसद क्या होता है। बेसिकली हमारी डिवीज़न है सर्विसेज की। हम बिल्डिंग के अंदर सर्विस प्रोवाइड करते हैं, लेकिन वो सर्विस प्रोवाइड करने के लिए हमें बिल्डिंग की ड्राइंग चाहिए होती है और ड्राइंग बनाते हैं आर्किटेक्ट वाले। हम क्या करते हैं, हम उनकी ड्राइंग को कॉपी करते हैं, एक्सरफ कर लेते हैं। एक्सरफ के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है। इस वीडियो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको मज़ीद डिटेल से बता दूंगा। एक्सरफ यहाँ हम उसे ग्रे स्केल करके अपनी ड्राइंग में एक्सरफ अटैच कर देते हैं। रीज़न उसकी ये होती है कि जब वो ग्रे स्केल हम कलर नंबर 8, कलर नंबर 9 टू 52, 51, इन कलर्स को हम ग्रे स्केल कलर्स कहते हैं। रीज़न ये होती है कि जब हमारी ड्राइंग प्रिंट होगी तो आर्किटेक्चरल वहाँ पर मौजूद रहेगा, लेकिन वो बहुत डिम होगा प्रिंट, वो यानी प्रिंट में बिल्कुल लाइट रहेगा, जबकि हमारी सर्विसिंग बड़ी नुमाया और बड़ी आराम से विजिबल कंडीशन में होगी। और जिसने भी हमारी सर्विस के ऊपर काम करना है उसको रेफरेंस के लिए आर्किटेक्चरल रूम्स का पता होना चाहिए। वो एक इंडिकेशन के लिए उसको नज़र आ जाएंगे। और अगर किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन होगी तो वो डायरेक्ट आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स को रेफ़र करेंगे। हम सबसे पहले ग्राउंड फ्लोर का ग्रे स्केल करते हैं। ये मैंने ग्राउंड फ्लोर की फाइल को ओपन किया। ये भी फाइल ओपन हो गई है। अब फाइल ओपन हुई है तो यूँ लग रहा है कि इधर कोई चीज़ मिसिंग है, क्योंकि ये टेक्स्ट यहाँ पर मौजूद है मगर ये क्या चीज़ है, किस लिए, हमें इसके बारे में नहीं पता। तो हम XR की कमांड टाइप करेंगे एक्सरफ के लिए। क्या होता है कि हमारी ड्राइंग्स के अंदर एक्सरफ्स अटैच किए जाते हैं, लेकिन बाज़ लोग जब ड्राइंग बाहर देने लगते हैं तो उन एक्सरफ्स को ख़त्म नहीं करते, तो वो फिर एक्सटर्नल रेफरेंस मिसिंग के तौर के ऊपर आते हैं। एक्सरफ्स के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, और जिनको नहीं पता उनके लिए मैं बता दूं कि जो मेरी सीरीज़ है वीडियोस की, मैं एक्सटर्नल रेफरेंस के ऊपर भी सीक्वेंस वाइज एक वीडियो बनाऊंगा। ये यहाँ पर बता रहा है एक्सरफ, एक्सआर टाइप करके एक्सरफ की विंडो ओपन हुई है। ये हमारी ड्राइंग का नाम है, नीचे ये एक्सरफ का नाम है और स्टेटस है नॉट फाउंड, और ये उसका सेव्ड पाथ है जो कि उसको नहीं मिल रहा। सेव्ड पाथ का मतलब ये होता है कि लेट से मैंने कोई भी काम की है और मैं किसी ड्राइंग को एक्सर्व कर रहा हूँ और मैंने लोकेशन दी है माई कंप्यूटर डी, और डी में फ़ोल्डर का नाम है तैयब और तैयब के अंदर वो फाइल पड़ी है। अब किसी वजह से कोई शख्स तैयब के फ़ोल्डर का नाम बदल के साकिब कर देता है, तो सिस्टम के अंदर उस फोल्डर का नाम तैयब सेव है, उसे तैयब का फ़ोल्डर नहीं मिलेगा तो वो कहेगा मुझे एक्सर्फ नहीं मिल रहा।
तो अब यहाँ पर कंपनीज क्या करती हैं, ये सबसे पहले हम इसको अटैच करने की तरफ आ जाते हैं। इधर मैंने इसको सिलेक्ट किया, तो यहाँ पर नीचे इसकी डिटेल्स आ गई हैं। डिटेल्स में इसके सेव्ड पाथ पर जाना है और यहाँ पर ये ब्राउज़ का बटन है, हम इसको दबा देंगे। ये ऑलरेडी मैं इसी की लोकेशन में आ गया हूँ, पर मैं अंडू करता हूँ कि हम जब भी किसी प्रोजेक्ट की ड्राइंग्स हमको कहीं से भी मिलती हैं तो वो एक्सटर्नल रेफरेंस का फ़ोल्डर लाजमी साथ में देते हैं। मैं रेफरेंस में जाता हूँ, आर्किटेक्चरल के फ़ोल्डर में गया तो ये एक्सर्फ का फ़ोल्डर पड़ा हुआ है। इसे ओपन करूँगा, इसमें ये एक्सर्फ मौजूद है, इसको डबल क्लिक करके ओपन कर लिया। अब ये एक्सर्फ लोड हो रहा है। अब ये लोड हुआ है तो देखें ये बेसिकली टाइटल ब्लॉक था। अब टाइटल ब्लॉक क्या होता है? टाइटल ब्लॉक एक ऐसी आप कह लें ड्राइंग होती है, या ड्राइंग का एक ऐसा हिस्सा होता है जिसमें हमें अपने प्रोजेक्ट की तमाम तर डिटेल्स मिल जाती हैं, पूरे प्रोजेक्ट की समरी मिल जाती है। यहाँ पर हमारा ड्राइंग नंबर है, ये प्रोजेक्ट नंबर P100 है। ये किसने बनाया उसका नाम होगा, जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, जो स्ट्रक्चरल आर्किटेक्चरल इंजीनियर है, जिसने इसको चेक किया, एक किस स्केल के ऊपर बना था, ये सारी चीज़ें। हमारी ड्राइंग का टाइटल, मतलब ये ड्राइंग किस चीज़ के बारे में है, ये ग्राउंड फ्लोर प्लान है, इसके बारे में प्रोजेक्ट रेजिडेंशियल बिल्डिंग है, लोकेशन दुबई की है, ब्लॉक और ये प्लॉट नंबर है। यहाँ पे कंसल्टेंट का नाम और कंसल्टेंट का लोगो आएगा, यहाँ पे क्लाइंट का नाम और क्लाइंट का लोगो होगा, और आगे डिस्क्रिप्शन के ये ड्राइंग्स इशूड फॉर कंस्ट्रक्शन कर दी गई थी। आगे ये लीजेंड्स आ रहे हैं। लीजेंड्स का मतलब है कौन सी चीज़ क्या है, मतलब जहाँ पर इस तरह की हम हैचिंग देखेंगे उसका मतलब है री इन्फोर्स्ड कंक्रीट या फिर कॉलम वॉल। फॉर एग्जांपल ये चीज़, अब ये चीज़ जिधर भी इस हैच के साथ है मैं समझ जाऊँगा कि ये कॉलम है, क्योंकि ये यहाँ पर बता दिया गया है। दूसरे के बाद ये है डबल वॉल इन 250 mm थिक इंसुलेटेड। ये डबल वॉल मोस्टली ऐसे एरियाज़ में दी जाती है जहाँ जो कि वेट एरियाज़ होते हैं, वो चाहते हैं कि यहाँ से अगर किसी तरह की लीकेज हो भी तो वो इधर तक ना पूछें, क्योंकि ईंटों में से ब्लॉक्स अगर गीली हो जाएं तो वो नमी को आगे पास कर देती हैं, लेकिन जब उनके बीच में गैप हो जाए तो जितनी भी नमी होगी वो इधर आके रुक जाएगी, वो इस गैप की वजह से आगे नहीं जाती। 200 mm थिक ब्लॉक होती है हमारी वॉल का स्टैंडर्ड साइज़ है। जब हमें अपनी दीवार के बारे में क्या साइज़ नहीं पता कि कितनी थिक होती है तो हम उसे 200 mm कंसीडर करते हैं। इसी तरह ये बाकी चीज़ों की उन्होंने एब्रीवेशंस दी हैं कि कौन सी चीज़ है तो उसका क्या मतलब है। हमारे मकसद की चीज़ यहाँ पर FFL फ्लोर फिनिशिंग लेवल, मतलब किस लेवल पे फ्लोर ख़त्म हो रहा है। SSL स्ट्रक्चरल स्लैब लेवल, कौन सी जगह पे हमारी स्ट्रक्चरल स्लैब है वो एंड कर रही है, और अगर कहीं पे रेस फ्लोर लेवल है तो उसका क्या सिस्टम होगा। अब इसके बाद आ जाते हैं की प्लान। अब की प्लान में आप देखें कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा बिल्डिंग्स की आउटलाइन लगी हुई है, बॉर्डर्स बने हैं, और एक को मैंने हाईलाइट किया है। दरअसल की प्लान हो, जब हम किसी बहुत बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हैं तो हमें उसका की प्लान बनाना होता है। इस प्रोजेक्ट में 20 से ज़्यादा बिल्डिंग्स हैं। यहाँ पर मैंने की प्लान आपके लिए बनाया है, इसमें 8, 11, 14, 15 बिल्डिंग्स हैं। इन 15 बिल्डिंग्स में से सिर्फ इस बिल्डिंग पे काम हो रहा है, तो जो साइट के ऊपर काम करने जाएगा वो ड्राइंग का की प्लान देखेगा या जो चेक कर रहा है उसको फ़ौरन समझ आ जाएगी कि हमारी जो साइट है, साइट में काफ़ी ज़्यादा बिल्डिंग्स हैं, लेकिन ये पर्टिकुलर बिल्डिंग के ऊपर काम हो रहा है। और लेट से अगर ये एक ही बिल्डिंग होती और इसके हम इतने से एरिया पे काम कर रहे होते, बाकी एरिया हाईलाइट ना होता, तो सिर्फ इतने एरिया को हम कवर अप कर। अच्छा, अब हम आए हैं अपने जनरल नोट्स की जानिब। तो जैसा कि जनरल नोट्स में है कि नंबर 1, ऑल डायमेंशंस आर इन मिलीमीटर्स एंड लेवल्स आर इन मीटर्स। ये टिपिकल नोट्स होते हैं अमूमन जो कि प्रोजेक्ट्स में रखे जाते हैं। डू नॉट स्केल दिस ड्राइंग, इस ड्राइंग को स्केल करने की ज़रूरत नहीं है। रीड दिस ड्राइंग इन कंजक्शन विद रेलिवेंट आर्किटेक्चरल, स्ट्रक्चरल एंड सर्विसेज ड्राइंग। मतलब यहाँ पर भी यही कहा गया है कि इस ड्राइंग को आपने स्टैंड अलोन स्टडी नहीं करना, इसके रेलिवेंट दूसरी ड्राइंग्स भी हो सकती हैं, इसी फ्लोर की स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स भी हो सकती हैं, और इसी फ्लोर की सर्विस की ड्राइंग्स भी हो सकती है। स्पेसिफिकेशन डिटेल्स एंड कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट्स, प्रिपेयर वर्किंग डिटेल ड्राइंग फॉर अप्रूवल इफ़ रिक्वायर्ड बाय कंसल्टेंट। जैसा कि आपको बताया था मैंने कि कंसल्टेंट ही पूरे प्रोजेक्ट को सुपरवाइज करता है। इन ड्राइंग्स का स्टेट ये होगा कि हम डिटेल ड्राइंग बनाएंगे जिन्हें कंसल्टेंट चेक करता है।
तो चलें अब हम अपने प्रोजेक्ट्स पे की जानिब आते हैं। हम जैसा कि बताया है कि हम यहाँ पर मौजूद हैं अपनी पेपर स्पेस में। हमने मॉडल स्पेस में जाना है, टीएम टाइप करेंगे और 1 की वैल्यू दे देंगे। अब हम अपने लेआउट स्पेस के अंदर आ चुके हैं। तो सबसे पहले हमने अपनी ड्राइंग के लिए एक कोऑर्डिनेशन पॉइंट सेट करना होता है जिसे हम कहते हैं 0 0 0। तो हम यहाँ पे चेक करते हैं हमारा 0 0 0 किधर आ रहा है। ये 0 0 0 की वैल्यू यहाँ पर आ रही है, मतलब जहाँ पे हमारे यूसीएस के तमाम तर कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू 0 होती है। अब हम लेयर्स के लिए LA टाइप करेंगे, तमाम तर लेयर्स को सिलेक्ट करेंगे, लॉक करेंगे, फिर अनलॉक करेंगे, मेक श्योर करने के लिए कि कोई भी लेयर लॉक ना रहे। इसके बाद हम मूव की कमांड देंगे, सेलेक्ट ऑल करेंगे। ये लाइन हमें मूव नहीं करनी, लिहाजा इसको हम सिलेक्शन से निकालते हैं। अब जो हमारी ड्राइंग का बेस पॉइंट 0 0 पर होना चाहिए वो इस वजह से होता है कि अगर हमने एक फ्लोर से कोई भी इंफॉर्मेशन कॉपी करके दूसरे फ्लोर में लेके जानी है तो उसका बेस पॉइंट सेम रहे। अब इसके काफ़ी तरीक़ाकार होते हैं। बाज़ लोग इन वॉल्स को, लिफ्ट्स की वॉल को, बाज़ लोग स्टेयर केस की वॉल को ले जाते हैं एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर के अंदर कि ये कांस्टेंट रहती हैं, ये कहीं पर मूव नहीं होती। लेकिन मैंने बाज़ ऐसे, यहाँ पर भी मैं दो बातें बता दूं कि ये जो कोर वॉल्स होती हैं इनके एक्सटर्नल पॉइंट्स अक्सर कांस्टेंट नहीं होते लेकिन इंटरनल कांस्टेंट होते हैं। लेकिन मैंने एक दो प्रोजेक्ट्स ऐसे भी किए हैं जहाँ पर इंटरनली इनके साइजेस चेंज हो गए थे। इसलिए मैं स्टेयर केस जो कि सीढ़ियाँ हैं या ये जो एलिवेटर्स हैं इनके इंटरसेक्शन को बेस पॉइंट नहीं पकड़ता, बल्कि इसकी जगह मैं ग्रिड की इंटरसेक्शन को कॉपी करता हूँ। ग्रिड की इंटरसेक्शन हमेशा सेम रहती है, लिहाजा मैं 4 और A इन दोनों की जो इंटरसेक्शन है जो कि यहाँ पर आ रही है इसको बेस पॉइंट बनाता हूँ और इसको 0 0 पर ले जाता हूँ। ये मेरा 0 0 है। मैंने यहाँ पे के एंड पे लाके या तो क्लिक कर दिया या अपने कीबोर्ड से 0 0 0 टाइप किया, तब भी वो एग्जैक्टली इधर आ जाएगा। ये नंबर 1 मैंने अपना एक बेस पॉइंट सेट कर दिया है। इसके बाद दूसरे नंबर पे अब मुझे वो सारी चीज़ें अपनी ड्राइंग से ख़त्म करनी है जिनकी मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। अब इसके अपने हिसाब किताब होते हैं। ग्रे स्केल करने के कई तरीक़ेकार होते हैं, प्रॉपर ग्रे स्केल, इम्प्रॉपर ग्रे स्केल और अर्जेंट ग्रे स्केल। अर्जेंट ग्रे स्केल हम उस सूरत में करते हैं जब हमें पता है कि हमारे पास करने के लिए टाइम ही नहीं है। उसमें हम मेन चीज़ों को पकड़ते हैं। मैं आपको तीनों तरीके करके बताऊंगा। जैसे इसको सिलेक्ट सिमिलर किया, इन चीज़ों को हमने मूव कर दिया, डिलीट कर दिया। इसके बाद हमें ये लाइन नहीं चाहिए, इसको भी हम सेलेक्ट कर लेते हैं, सेलेक्ट सिमिलर किया, ये चीज़। इसके अलावा हमें ये डायमेंशंस, बल्कि हम इन डायमेंशंस को रहने देते हैं क्योंकि ये बहुत ही अर्जेंट होने जा रहा है। और इसको भी हमने सेलेक्ट सिमिलर किया और डिलीट कर दिया। ये हमने उन तमाम तर मेन चीज़ों को पकड़ लिया जो हमें नहीं चाहिए थी। अब ये जो आप देख रहे हैं ये एनोटेशन टेक्स्ट है, इसको भी हम सेलेक्ट सिमिलर कर लेते हैं। एनोटेशन टेक्स्ट इंशाल्लाह मैं आपको आगे चल के लेक्चर्स की वीडियोस में बताऊंगा। यहाँ पर हमने वो सारी मेन चीज़ें जल्दी से साफ़ कर दी जो कि हमें नहीं चाहिए थी। बाज़ लोग इनको भी साफ़ नहीं करते अर्जेंसी की वजह से, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये मैच लाइन है या मिरर लाइन, हम इसके टेक्स्ट को भी डिलीट कर देते हैं। ओके, हमने हर चीज़ को ख़त्म कर दिया। ये दो टेक्स्ट हैं, इनमें से हमने एक को ख़त्म कर दिया। अब आपकी ड्राइंग ग्रे स्केल होने के लिए तैयार है। यहाँ से हम क्या करते हैं, लेयर्स में जाते हैं, कंट्रोल A करते हैं, सारी लेयर्स को सिलेक्ट करके कलर 250, मैं कलर 251 प्रेफर करता हूँ, 251 कलर दिया। सेट बाय लेयर की कमांड दी। इसकी सेटिंग्स में सेट बाय लेयर के लिए पूरा सेट बाय लेयर लिखना है जैसा कि यहाँ पर लिखा है। मैं क्या करता हूँ, मैं आप लोगों के लिए डायनामिक इनपुट को ऑन करता हूँ। आई गेस वो ऑन ही है। जी हाँ, मैं जो कमांड टाइप करूँगा वो यहाँ पर आएगी, सेट बाय लेयर। सेट बाय लेयर सेलेक्ट किया सबको। इसके बाद इसकी सेटिंग्स में जाते हैं। मैं सेटिंग्स एक बार आपको करके भी दिखा दूँ। इसकी सेटिंग में हमने लाइन टाइप को हमेशा अनचेक करके रखना है। ओके किया, सिलेक्ट ऑल, और सबका कलर बाय लेयर कर देना है। ब्लॉक्स का भी, जी हाँ ब्लॉक्स का भी। अब हर चीज़ का कलर बाय लेयर हो चुका है सिवाय ब्लॉक्स के। हम कंट्रोल A करते हैं, कंट्रोल 1 करेंगे, प्रॉपर्टीज़ की कमांड आ जाएगी। प्रॉपर्टीज़ में जाके हम रोटेटेड डायमेंशंस को सिलेक्ट करेंगे,
इनकी जो डिम लाइन कलर है इसको बाई लेयर कर देंगे। टेक्स्ट कलर है इसको भी हम बाई लेयर कर देंगे। इसके बाद हम चले जाते हैं मज़ीद नीचे अलाइन डायमेंशन में। अलाइन डायमेंशन अगर कहीं पर बची है उसे भी बाई लेयर और ये भी बाई लेयर। ये हम उन केसेस के अंदर करते हैं। अब ये जो आप देख रहे हैं ये एक ब्लॉक है जो डायमेंशन के अंदर शामिल रह गया है। इसको हम कॉपी करेंगे, एक्सप्लोड करेंगे। एक्सप्लोड करेंगे तो ये ब्लॉक हमारे सामने आ गया। इसको डबल क्लिक करेंगे, ब्लॉक एडिटर में जाएंगे, इसको सिलेक्ट किया और यहाँ पर इस होम में जाके या इधर से ही इसका, आपके पास ये ऑप्शन नहीं होगी, ये टूल बार मैंने मैन्युअली क्रिएट किया था। क्लोज एडिटर करेंगे, सेव चेंजेस करेंगे और ये सब हमारे पास चेंज हो चुका है। ये तरीक़ाकार हम तब अपनाते हैं जब हमारे पास टाइम बहुत कम हो, बहुत ही ज़्यादा कम टाइम हो। और ये जो टेक्स्ट्स हैं इनकी हम लेयर बना लेते हैं। ये चीज़ मैं आपको आगे बताने लगा हूँ। प्रॉपर ये इम्प्रॉपर भी नहीं, अर्जेंट ग्रे स्केल है। इसमें हम हर चीज़ को इग्नोर करते हैं क्योंकि हम बाज़ दफ़ा इतना ज़्यादा काम का प्रेशर आपके ऊपर डाला जाता है कि अभी करके दो, अभी करके दो। उस सूरत में हम इस तरह इस प्रेशर को हैंडल करते हैं। इसके बाद हम दूसरी बात करते हैं इम्प्रॉपर ग्रे स्केल की। अब मैं इसको पूरे सिस्टम को अंडू करने जा रहा हूँ और फिर इम्प्रॉपर ग्रे स्केल के ऊपर बात करते हैं। ये सारा अंडू हो रहा है। अंडू के लिए हम यू टाइप करके एंटर कर सकते हैं। ये मैंने इसको टोटली अंडू कर दिया। सिर्फ जहाँ पे मैंने बेस पॉइंट सेट किया था वहाँ तक ही अंडू करेंगे। ये बेस पॉइंट भी 0 0 0, ये उससे भी आगे चला गया। खैर हम इसको दोबारा मूव कर देते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा अंडू हो चुका है। इसको यहाँ से 0 0 0 को मैनुअली ही मूव करना पड़ेगा। मुझे याद आया कि इस प्रोजेक्ट में ये प्रॉब्लम थी कि ये 0 0 टाइप करके मूव नहीं होता, इसे मैनुअली ही लाइन के ऊपर लेके जाना पड़ेगा। अब ये 0 0 पे आ चुकी है। ओके, अब हम इसके ऊपर इसको प्रॉपर ग्रे स्केल करने के बारे में बात करते हैं। हम कहीं पर भी एक सर्कल बनाते हैं। एक सर्कल हमने यहाँ पे लगाया। सर्कल की कमांड सी होती है। ये अगर सी टाइप करेंगे तब भी आ जाएगा। मैंने अपनी कस्टमाइज सी आर की कमांड बनाई हुई है। इसका मैंने कलर चेंज कर दिया और यही कलर का मैंने एक सर्कल इधर नीचे भी कहीं पर रख दिया अपने हिसाब से। सबसे पहले मैं डायमेंशन को सिलेक्ट करता हूँ और करता हूँ सिलेक्ट सिमिलर। जितनी भी डायमेंशन है वो मेरी सिलेक्ट होगी। आप लोगों को दिखाने के लिए, बल्कि आप लोगों को ऑलरेडी मैंने बड़ी बार बताया, मैं स्टेप बाय स्टेप नहीं करता बल्कि इसको इकट्ठा ही मैक्सिमम सेलेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। ये डायमेंशन हो गई, हमें नहीं चाहिए होती। ये जो आप डिटेल्स देख रहे हैं ये आर्किटेक्चरल डिटेल्स हैं, हमें इसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ती। इसको सिलेक्ट कर लिया। ये टेक्स्ट मल्टीपल टेक्स्ट है, एनोटेटिव टेक्स्ट है, इसलिए मैं इसको भी सिलेक्ट करता हूँ। विंडो टैग नहीं चाहिए, इनको सेलेक्ट कर लिया। ये एरिया टैग हैं, इसकी हमें ज़रूरत पड़ती है। ये डोर टैग हैं, ये हमें नहीं चाहिए होते। इसके अलावा हमें क्या चीज़ नहीं चाहिए, एक रफ लुक देख लेते हैं। ठीक है, हमने ऑलमोस्ट काफ़ी हद तक वो चीज़ें सिलेक्ट कर ली हैं जो हमें नहीं चाहिए और इसके ऊपर राइट क्लिक करते हैं, सिलेक्ट सिमिलर। इसे मूव की कमांड देते हैं। सेंटर से उठाया और इसके सेंटर पे रख दिया। ये बात ज़हन में रखिएगा, इसे डायरेक्टली कभी भी डिलीट नहीं करना क्योंकि समटाइम्स ड्रॉसमेंस लेयर्स के ऊपर काम नहीं करते। तो उसकी वजह से क्या होता है, वो चीज़ें भी सिलेक्ट हो जाती हैं जो आपको चाहिए होती हैं। हम एक क्विक लुक करके देखेंगे कि कोई ऐसी इंफॉर्मेशन तो नहीं आ गई जो कि ड्राइंग से गायब ही हो जाए। तो एक बार हम सारे रूम्स के नाम चेक कर लेते हैं तेज़ी के साथ। ऑलमोस्ट सारे रूम्स के नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो अब हम इन सारी चीज़ों को डिलीट कर सकते हैं। इसको रिमूव किया आर टाइप करके और बाकी सबको हमने डिलीट कर दिया। अब हमारी ड्राइंग काफ़ी हद तक साफ़ सुथरी हो चुकी है। कुछ डायमेंशंस हैं जो मिसिंग हैं, तो हमने इसके ऊपर क्लिक किया, इसको सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद ये डिटेल थी, हमने इसको सिलेक्ट किया और उसके बाद इनको सिलेक्ट सिमिलर किया और इसके बाद इसे भी मूव किया इसके सेंटर से और मूव करके यहाँ सेंटर पर ले गए और इन चीज़ों को भी हमने डिलीट कर दिया। अब मज़ीद देख लेते हैं कि मज़ीद हमारे पास कोई चीज़ रह गई है डिलीट होने से। इसको हम मैनुअली डिलीट कर देंगे क्योंकि इस लेयर में बहुत कुछ पड़ा है। ये डायमेंशन रह गई थी,
इसको भी सिलेक्ट सिमिलर के ज़रिए मूव किया और यहाँ पे ला के रख दिया। अब अप्रॉक्सीमेटली हर वो चीज़ डिलीट हो चुकी है जिसकी हमें ज़रूरत नहीं थी, ये एक बची थी, इसको भी हम सिलेक्ट सिमिलर कर देते हैं। ये भी मूव हो, इसको भी मूव किया, ये डायमेंशन, ये हम शो, चूँकि इसको मैनुअली सेलेक्ट कर रहे हैं इसलिए इसको हम डायरेक्ट डिलीट कर देंगे। इस डायमेंशन को भी हम डायरेक्टली डिलीट कर देंगे। ये डायमेंशन भी हमने डायरेक्टली डिलीट कर दी। दैट्स इट। ये जो स्लोप का टेक्स्ट है इसको सिलेक्ट सिमिलर करके देखते हैं कि क्या, ये देखें ये काफ़ी सारे ही टेक्स्ट सेलेक्ट हो गए हैं, तो मतलब ये टेक्स्ट हमने काम करते हुए मैनुअली डिलीट कर देने हैं। अब ये सेकेंडरी आर्किटेक्चरल टेक्स्ट है, चाहे तो आप इसकी अलग लेयर बना के रखें, या आप याद रखें कि ये गेट बैरियर है जिसे बिजली चाहिए होगी, हमने इसको भी ख़त्म कर दिया। अब ये हैच है, हमने इस हैच को सिलेक्ट किया। ये बेसिकली डायरेक्शनल एरो हैं जो कि ये बताते हैं कि पार्किंग का क्या हिसाब है, ये किधर आ रही है किधर जा रही है। ये हमने हैच सेलेक्ट कर दिया और इसके एरोज़ को रहने दिया। अब इस हैच को हम डायरेक्टली डिलीट कर देते हैं। उसकी वजह ये है कि ये हैच सॉलिड कलर में जब प्रिंट होंगे तो ये बहुत ज़्यादा डार्क नज़र आएंगे, इस तरह ये ठीक रहते हैं, हमारे लिए ओके रहते हैं। या फिर हम इसका दूसरा खैर निकालते हैं, क्योंकि अभी हमने देखा था यहाँ पर कि ये मुकम्मल तौर के ऊपर ड्रॉ नहीं थी हुई इनकी बाउंड्री। हम इसको टोटल को सिलेक्ट करते हैं और राइट क्लिक करके सिलेक्ट सिमिलर करते हैं। हम चाहें तो इसको डिलीट भी कर सकते हैं, चलिए हम इसको डिलीट ही कर देते हैं, क्योंकि अभी हम बात कर रहे हैं इम्प्रॉपर ग्रे स्केल की। हम इस इन डायरेक्शनल एरोस को डिलीट करना चाहें तो कर सकते हैं। ये दोबारा बता दूं कि ये प्रॉपर ग्रे स्केल ये भी नहीं है। ये जो आप टैग्स देख रहे हैं ये एरिया टैग हैं। ये चूंकि आउटसाइड एरिया है इसलिए इस एरिया का नाम G15 है। ये स्लोप का टेक्स्ट हमने, ये स्लोप का टेक्स्ट हमने, इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं होती, चाहे तो डिलीट कर दें चाहे तो रहने दें, ये आपके ऊपर है। अगेन रिपीट कर दूं कि ये इम्प्रॉपर ग्रे स्केल है, मतलब इसको हम, ये नहीं है कि गलत तरीके से कर रहे हैं, लेकिन इससे भी बेहतर हो सकता है। अब इसके बाद हम दोबारा इस चीज़ को भी ख़त्म कर देंगे, इस चीज़ को भी ख़त्म कर देंगे। मैंने कुछ अपनी लेयर्स बनाई होती हैं, मेरे स्टूडेंट्स जानते हैं, बेहतर है कि आप आर्किटेक्चरल टेक्स्ट के लिए अपनी एक लेयर बना के रखें। मैंने एक लेयर बना के रखी है जिसका नाम है आर्किटेक्चरल टेक्स्ट। आप चाहे तो लेयर बना लें या चाहे तो ऐसे ही रहने दें और सिर्फ इसको ले आइसोलेट कर दें। ले आइसोलेट, ये लेयर आइसोलेट में आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि ये इस तरह शो करना शुरू कर देता है। क्या करता है कि आपकी चीज़ को हाईलाइट कर देता है और बाकी सबको लॉक कर देता है। बाज़ लोग परेशान हो जाते हैं कि इसको कैसे ठीक करना है, फिर वो लेयर्स में जाते हैं और अनलॉक करते हैं, ये तरीक़ाकार गलत है। आप टाइप करें ले अन आइसो, ये दोबारा पहले की स्टेज में हो जाएगा। और अगर आपको ये नहीं करना तो आप CLA टाइप करें, आपके सामने कमांड आएगी क्लासिक लेयर। क्लासिक लेयर पे क्लिक करें, लेयर्स का ट्रेडिशनल डायलॉग बॉक्स आपके सामने ओपन होगा। मुझे यही पसंद है इसलिए मैंने इसी को सेट किया हुआ है। नॉर्मली आप LA ओपन करते हैं तो आपको एक ट्रांसपेरेंट ब्लैक कलर का वो डायलॉग बॉक्स है वो खुलता है आपके सामने। इसकी सेटिंग्स में जाएं, सेटिंग्स में लॉक एंड फेड है, इसको ऑफ कर दें और ओके, इसको भी ओके किया। अब हम ले आइसोलेट करते हैं तो अब ये लेयर्स का सिस्टम दूसरा होगा। अब ये मेरे सामने जितना भी टेक्स्ट नज़र आया है ग्रे स्केल में, अगर आपकी ड्राइंग, याद रखिए कि अगर आपकी ड्राइंग का प्रिंटिंग स्केल है 100 तो आपके टेक्स्ट की हाइट होनी चाहिए 200। लेकिन ये चूंकि आर्किटेक्चरल टेक्स्ट है इसको हमने अपने इलेक्ट्रिकल टेक्स्ट के इक्विवेलेंट नहीं रखना होता, तो हम इसका की टेक्स्ट हाइट 180 भी कर सकते हैं, 150 भी कर सकते हैं, 150 से कम नहीं करते। मैं इसी वजह से हमेशा 150 रिकमेंड करता हूँ, लेकिन आप 150, 175 और 180 या 200 तीनों में से कोई भी रख सकते हैं, जोन सी आपको ठीक लगे। मुझे चूँकि मुझे मालूम है कितनी कंजस्टमेंट्स होती हैं ड्राइंग के अंदर, मैं हमेशा हाइट 150 देता हूँ आर्किटेक्चरल टेक्स्ट की। ये इसकी टेक्स्ट हाइट है, यहाँ पे क्लिक किया और इसको हमने यहीं से 150 में चेंज कर दिया। ये सारी टेक्स्ट की हाइट्स बदल चुकी हैं।
इसके बाद ये टैग्स आ जाते हैं। टैग्स की हाइट कितनी है, यहाँ पर हम क्लिक करके देखते हैं। ये ब्लॉक रेफरेंस है, ब्लॉक को मैंने एक्सप्लोड किया तो ये देखें ये G05 हो गया। एक्सप्लोड होने से पहले इसकी वैल्यू G11 थी। ये बेसिकली ब्लॉक्स की एक किस्म होती है जिसे हम कहते हैं एट्रीब्यूट ब्लॉक। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, इसके बारे में डिटेल से आगे भी बताऊंगा। ये एक ऐसा ब्लॉक होता है जिसमें हम डिफरेंट वैल्यूज़ दे सकते हैं। नॉर्मली ब्लॉक की वैल्यू हमेशा एक ही रहती है। तो इनको ख़त्म करने का तरीका है, इसे सिलेक्ट सिमिलर करें। ये सब के सब यहाँ पर सिलेक्ट हो चुके हैं, इनको हम बर्स्ट करते हैं। अब ये एक्सप्लोड हो चुका है और इसकी हाइट है 300। हमें इसकी हाइट 150 करनी है। स्केल की कमांड देंगे, सिलेक्ट किया, बेस पॉइंट दिया इसका हमने 0.5 का, और यूं हम हर एक को स्केल करते जाएंगे और ये भी हमारा रेडी हो जाएगा। चूँकि ये मेरा इम्प्रॉपर ग्रे स्केल है इसलिए मैं इसको 100% ख़त्म नहीं करूँगा। ख़त्म मैं करूँगा प्रॉपर ग्रे स्केल को 100%। लेकिन आई होप कि आपको इसकी भी समझ आ चुकी होगी। इसमें आपके पास ऑप्शन है, आप चाहें तो आर्किटेक्चरल टेक्स्ट को सेम लेयर में रहने दें या अपनी लेयर्स में करें, ये ज़रूरी नहीं होता। ये सारी चीज़ें मैं इसीलिए आपको प्रॉपर ग्रे स्केल के सिस्टम में बताऊंगा, मगर याद रखिएगा प्रॉपर ग्रे स्केल में आपके 5-10 मिनट ज़्यादा लगते हैं। अब दोबारा मैं सेट बाय लेयर की कमांड देता हूँ, सेट बाय लेयर। इसके अलावा BLCC का ऑटो लिस्ट पे आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। मैं इसको ज़्यादा पसंद करता हूँ इसलिए मैं हमेशा इसी को प्रेफर करता हूँ। यस यस, हर चीज़ का कलर हो चुका है बाय लेयर। अब हम लेयर्स में जाते हैं और सारी लेयर्स का कलर 251 दे देते हैं। ये ट्रू कलर में है, इंडेक्स कलर में जाएंगे 251 और इसको ओके कर दिया। ये इसने अप्रॉक्सीमेटली डायमेंशंस और कुछ लीडर्स को छोड़ के हर चीज़ का साइज़ चेंज कर दिया है। डायमेंशंस चूँकि ब्लॉक के अंदर हैं इस वजह से उनका साइज़ नहीं चेंज किया। सेलेक्ट किया, यहाँ पे हम लीडर पे गए, लीडर्स का कलर हमने बाय लेयर कर दिया, अपने काम को सेव कर दिया। ये हमारा इम्प्रॉपर ग्रे स्केल भी तैयार है। अभी मैं इसको 100% अंडू करूँगा और 100% अंडू करने के बाद इसको प्रॉपर तरीके से जो मेरा अपना अंदाज़ है ग्रे स्केल करने का, उस अंदाज में ग्रे स्केल करके दिखाऊंगा। अच्छा, अभी मैंने अपनी फ़ाइल को दोबारा मुकम्मल तौर के ऊपर अंडू कर दिया। अब हम इसको बिल्कुल प्रॉपर तरीके के साथ ग्रे स्केल करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि इस प्रोजेक्ट में आपके पास सिर्फ आर्किटेक्चरल नहीं बल्कि तमाम तर सर्विसेज पड़ी हुई हैं, स्ट्रक्चरल की, एसी की, हर चीज़ की। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि हमारी ड्राइंग के का बेस पॉइंट सेट करेंगे। यहाँ पर जितने भी कॉलम्स हैं इन कॉलम्स को हम रिमूव कर देंगे, क्योंकि कॉलम्स की एग्जैक्ट लोकेशन हमें हमेशा स्ट्रक्चरल की ड्राइंग से मिलती है। ग्रिड भी बेसिकली स्ट्रक्चरल का स्कोप है, ये स्ट्रक्चरल के लोग बनाते हैं, इसलिए हम ग्रिड को भी आर्किटेक्चरल ड्राइंग से रिमूव कर देंगे और इसमें सिर्फ आर्किटेक्चरल को रखेंगे। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लेयर्स में जाते हैं। हम देखेंगे कि हमारी कोई लेयर लॉक अनलॉक तो नहीं, लिहाजा सबको लॉक किया, सबको अनलॉक कर दिया। बेस पॉइंट बनाना है 0 0 का, तो लाइन लगाई 0 0 0 के ऊपर, इस पूरे को सिलेक्ट किया। ये हमेशा आपने लेफ़्ट सिलेक्शन इस्तेमाल करने की ज़रूरत, हमेशा आपने लेफ़्ट सिलेक्शन को इस्तेमाल करना है। एम्पाइल्ड विंडो बोलते हैं इसको। उसकी रीज़न ये है कि ये किसी को थोड़ा सा भी टच कर दे ये उसको सिलेक्ट कर लेती है, जबकि ये जो रेगुलर विंडो है इसके अंदर ऑब्जेक्ट को पूरा लाना पड़ता है। तो इस तरह हम करें तो ये बेहतर है। ये हमने सिलेक्शन सेट से निकाल दिया और अपना बेस पॉइंट, जैसा कि मैंने बताया था कि हम अगर ग्रिड की इंटरसेक्शन को पकड़ें तो बेस्ट हैं। इसके अलावा सेकेंडरी तौर के ऊपर आप लिफ्ट या फिर स्टेयरकेस के इंटरनल पॉइंट को भी ले सकते हैं। लेकिन स्टेयरकेस में हमेशा ज़हन में रखना है कि जो लैंडिंग है आपने लैंडिंग को चूज़ करना है। जहाँ से आप स्टेयरकेस में एंटर हो रहे हैं उस जगह को कभी भी चूज़ नहीं करना, वो अक्सर सेम बेस पॉइंट पर नहीं होती। ये एक्सिस की इंटरसेक्शन से उठाया और यहाँ पर ला के रख दिया। ये हमारी ड्राइंग 0 0 के स्केल पे आ चुकी है। अब सबसे पहले हम कॉलम्स को अपनी ड्राइंग से डिलीट कर देंगे। हमें इन कॉलम्स की, इन चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं, ये हमें स्ट्रक्चरल की ड्राइंग से मिल जाएगी। इसी तरह हमें इस ग्रिड की भी कोई ज़रूरत नहीं, ये भी हम स्ट्रक्चरल की ड्राइंग से उठा लेंगे।
ये हर चीज़ हमने ख़त्म कर दी। अब हम एक सर्कल लगाएंगे, CR मेरा शॉर्टकट है 0 0 0 के बेस पॉइंट पे, और इसी सर्कल को हमने कॉपी किया। हम चाहें तो यहाँ से अपनी स्नैप की सेटिंग्स में जाके हर चीज़ को क्लियर करेंगे और सिर्फ सर्कल के सेंटर को ऑन रखेंगे। हम ये भी कर सकते हैं, और इसके अलावा हम डायरेक्ट SE सेटिंग्स टाइप करेंगे तो भी हम यहाँ पर पहुँच सकते हैं। ये बात जहन में रखनी है कि सेटिंग्स के अंदर आपकी जो टैब है वो ऑब्जेक्ट स्नैप की होनी चाहिए। ओके, अब हमें जो चीज़ें गैर ज़रूरी लगती हैं, हम सारी चीज़ों को सिलेक्ट करना शुरू करते हैं। ये नहीं चाहिए हमें, ये मिरर लाइन का टेक्स्ट नहीं चाहिए, ये टैग्स हैं ये नहीं चाहिए, ये डायमेंशन है ये नहीं चाहिए, ये विंडो टैग है, ये डोर टैग है। और थोड़ा सा हमने ड्राइंग पे काम किया तो हमें पता चला था ये भी एक टैग है, इसको सिलेक्ट किया। इसके बाद हमें ये नहीं चाहिए, हमने इनको सिलेक्ट कर लिया। हमें ये चीज़ नहीं चाहिए, हमने इसको भी सिलेक्ट कर लिया। हर वो चीज़ हमने सेलेक्ट करनी है जो हमें लगता है कि जिसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं। और उसके बाद हमने ये कैपिटल टेक्स्ट है ये बड़े साइज़ में, इसको भी सिलेक्ट कर लिया और इन सब को राइट क्लिक करके किया सिलेक्ट सिमिलर, और कमांड दे दी मूव की। बेस पॉइंट हमने इस सर्कल से लिया और यहाँ पे इस सर्कल के ऊपर जाके इसको रख दिया। रीज़न इसकी ये है कि अगर हम गलती से कोई ऐसी चीज़ सेलेक्ट कर लें जो हमें चाहिए तो हम यहाँ से उसको वापस मूव करके ऊपर लेके जा सकते हैं। बाज़ लोग क्या करते हैं, उसके लिए उन्होंने एक डिस्टेंस रखा होता है, लेकिन डिस्टेंस में अगर आपको डिजिट्स में कभी भी मसला हो जाए तो काफ़ी गड़बड़ हो सकती है। ये सारी चीज़ें हमें नहीं थी चाहिए, इनको सेलेक्ट किया, इरेज किया अपने इस सर्कल को छोड़ के। और अब हमें ये टेक्स्ट भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, इवन हमें ये जो ग्राउंड फ्लोर का टेक्स्ट है इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं। हमें ये चीज़ भी नहीं चाहिए, हमें इसके अलावा ये भी नहीं चाहिए, इसको हम मैन्युअली डिलीट कर देते हैं क्योंकि ये सिलेक्ट सिमिलर के ज़रिए तमाम के तमाम तर सिलेक्ट हो जाएंगे। अगर आपका कीबोर्ड की मूवमेंट आपकी तेज़ है तो आप बड़े आराम से कर सकते हैं। बाज़ लोग कीबोर्ड के साथ खेलना शुरू कर देते हैं। देखें, एक ही बेहद आराम के साथ आप कहीं किसी भी एरिया से किसी भी एरिया में जा सकते हैं। लेट्स से मैं यहाँ पर जाना चाहता हूँ, इधर गया और जूम किया, ये मैं इस एरिया में पहुँच गया हूँ। और दूसरे नंबर पे सम टाइम आपको एक व्यू लेवल सेलेक्ट करना होता है और उसके बाद आप बड़े आराम से पैन करते हुए जा सकते हैं। पैन में भी आपको बेहद आराम से, कोई कुश्ती करने की ज़रूरत नहीं है, बेहद आराम से आप आगे जा सकते हैं। जूम आउट किया, जूम इन किया, जूम आउट किया, जूम इन किया, जूम आउट किया, जूम इन किया, जिस एरिया में भी आप जाना चाहते हैं। बिल्कुल इजी, बिल्कुल रिलैक्स लेके काम करना है। इसको फिर सेलेक्ट सिमिलर किया। इसके और भी बड़े तरीके हैं लेकिन फ़िलहाल मैं इसको इजी रखने के लिए इस तरह आपको बयान कर रहा हूँ, वरना ये मैं क्विक सेलेक्ट के ज़रिए भी इन सारी चीज़ों को बड़ी जल्दी ख़त्म कर सकता हूँ। मैंने तय किया है कि मैं हर फ्लोर की ग्रे स्केल अलग अलग बनाऊँगा, एक वीडियो में नहीं बनाऊँगा। तो इंशाल्लाह आगे चल के मैं आपको क्विक सेलेक्ट के ज़रिए भी चीज़ें डिलीट करने के बारे में बताऊँगा। अब हमने तकरीबन हर वो चीज़ ख़त्म कर दी है सिवाय इन डायमेंशंस के, इसको भी हमने सेलेक्ट सिमिलर करके एक ही बारी में ख़त्म कर दिया। अब सिर्फ और सिर्फ ये एरो रह गए हैं। इन एरो के अंदर सॉलिड हैच है और ये सॉलिड हैच मुझे बिल्कुल भी गवारा नहीं है कि ये मेरी फ़ाइल के अंदर हो। मैं क्या करता हूँ, मैं इसको सेलेक्ट सिमिलर करता हूँ, लेकिन हम इसको रखेंगे, इसकी हमें ज़रूरत पड़ सकती है बाज़ दफ़ा, स्पेशली तब जब हम एमरजेंसी लेआउट बना रहे हों, क्योंकि ये पार्किंग के डायरेक्शनल एरो हैं और एमरजेंसी एग्ज़िट लाइट्स जब हम लगाते हैं हमें पता होना चाहिए कि हमारी पार्किंग किस डायरेक्शन में से आ रही है और किस डायरेक्शन में जा रही है। अब इसके ऊपर ये लाइन थी, मैंने इसको सेलेक्ट सिमिलर किया, ये सारा लाइन वर्क ख़त्म कर दिया। इस सारे हैच, क्योंकि हमने ये ऑलरेडी देख चुके हैं कि ये लाइनें प्रॉपर तरीके से नहीं लगी हुई, तो हम क्या करेंगे, हम इनको सेलेक्ट सिमिलर करेंगे, सेलेक्ट सिमिलर करने के बाद डिलीट कर देंगे। इसके बाद हम हर हैच को सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक, ये सिलेक्शन ठीक तरीके से नहीं हुई, राइट क्लिक करके जनरेट बाउंड्री करेंगे। इसको भी सिलेक्ट किया और इसके बाद जनरेट बाउंड्री, इसको सिलेक्ट किया, जनरेट बाउंड्री, इसको सिलेक्ट किया, जनरेट बाउंड्री, इनको सेलेक्ट किया, बाउंड्री क्रिएट की,
इसे सेलेक्ट किया, बाउंड्री क्रिएट कर दी। इन सब की बाउंड्रीज क्रिएट हो चुकी हैं। अब हम इसको सेम लेयर में मैच कर देंगे और उसके बाद सेलेक्ट सिमिलर दोबारा करते हैं। ये सारे हैचेस डिलीट हो गए और हमारे पास उनकी बाउंड्रीज रह गई। इन बाउंड्रीज को हम दोबारा ऊपर मूव कर देंगे यहाँ से 0 0 0 की बेस के ऊपर। चूँकि ये 0 0 को मैच नहीं करता इसलिए हमने इसको मैनुअली प्लेस कर दिया। अब हमारे पास ये स्लोप के टेक्स्ट रह चुके हैं। हम क्या करते हैं, यहीं पर क्विक सेलेक्ट को इस्तेमाल करते हैं। इसको कॉपी किया, दोबारा बता दूं, मैंने डबल क्लिक किया, कंट्रोल ए दबा के सारा टेक्स्ट सेलेक्ट किया, इसको कंट्रोल सी किया, राइट क्लिक करके क्विक सेलेक्ट में गया। क्विक सेलेक्ट के अंदर जाके मल्टीपल की जगह इसको सेलेक्ट किया एम टेक्स्ट, क्योंकि ये मल्टी लाइन टेक्स्ट था। इसके बाद इसके कंटेंट्स में गया और कंटेंट्स में ये वैल्यू लिख दी। अब इसने वो सारे टेक्स्ट सेलेक्ट कर लिए हैं जिनमें स्लोप 1 1 2 लिखा है और ये तकरीबन 12 पॉइंट्स हैं। इनको मैंने एक ही बारी में डिलीट कर दिया। ये एसएस डोर है अबव, इसका मुझे टेक्स्ट इसकी ज़रूरत नहीं है, लिहाजा एटिक स्लैब के इस टेक्स्ट की कोई ज़रूरत नहीं, इसको हम ख़त्म कर देते हैं। ओके, अब ये क्या हुआ कि मेरा ये काम तकरीबन रेडी हो गया। अब मैंने कलर्स चेंज करने हैं, लेकिन इससे पहले मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी लेयर्स की सेटिंग कर लूँ। मेरे सारे स्टूडेंट्स को मैंने अपनी लेयर लिस्ट दी हुई है जिसमें कि मैंने हर चीज़ की लेयर बनाई है, उसका कलर, उसकी कलरिंग की हुई है, ये सारे मामलात किए हैं। तो अब यहाँ से मैंने आर्किटेक्चरल टेक्स्ट के लिए अपनी एक लेयर और उसकी थिकनेस रखी हुई है। इसके अलावा मैंने इसको कॉपी किया, आर्किटेक्चरल टैग को कॉपी किया और लेवल को कॉपी किया। इन तीनों चीज़ों को कॉपी करने के बाद यहाँ पर लाके मैंने पेस्ट कर दिया। मैंने 3 लाइनें लगाई, कंस्ट्रक्शन लाइंस, और तीनों को अपनी एक एक लेयर में कन्वर्ट कर दिया। अब सबसे पहले मैं यहाँ पर टेक्स्ट को सिलेक्ट करता हूँ। इस लेयर को आइसोलेट किया, इस आर्किटेक्चरल टेक्स्ट को सिलेक्ट किया और इनको अपनी लेयर के अंदर कन्वर्ट कर देता हूँ। इसके लिए हमारी बेसिकली अलग लेयर होगी, वो हम चले बाद में बना लेंगे। ये लेवल है, लेवल को हमने इस लेयर में नहीं कन्वर्ट करना। ये सारे के सारे टेक्स्ट तकरीबन हमारे इसी लेयर के अंदर आ चुके हैं सिवाय हमारे लेवल्स के। और ये नॉर्मल टेक्स्ट है, ये कोई रूम टेक्स्ट नहीं है इसकी, इसलिए हमें इसको इस लेयर में रखने की ज़रूरत नहीं है। हम लेयर्स को ऑन करते हैं, उसके बाद दोबारा ले आइसोलेट करते हैं। इस बार हमने अपने टैग की लेयर को पकड़ा और इस टैग की लेयर को पकड़ा। ये चूँकि अलग ब्लॉक बना था, लिहाजा हम इसको सेलेक्ट सिमिलर करके पहले ब्रस्ट करेंगे, इसके बाद लेयर्स को आइसोलेट करते हैं और इनको इस लेयर के अंदर कन्वर्ट कर दिया। ये 2 बर्स्ट होने से रह गए थे, इन्हें दोबारा बर्स्ट करते हैं। इसके बाद इन्हें भी लेयर में चेंज कर देते हैं। ये मैं फिर बता रहा हूँ, इसको मैं प्रॉपर ग्रे स्केल कहता हूँ। ये ज़रूरी नहीं है कि आपको फॉलो करें या हर कोई फॉलो करता हो, ये काम करने वालों की अपनी भी मर्ज़ी होती है। जैसे कि कहावत है कि हर कुक अपनी मर्ज़ी से खाना पकाता है, ये बिल्कुल वैसे ही है। ये तीसरी मैं बना रहा हूँ लेवल्स के लिए, तो ये मैंने बाई चांस गलती से सिलेक्ट कर दिया था। लेवल एक और जगह पे भी मैंने सिलेक्ट किया था, आई गेस तो नहीं किया, चलें ठीक है। अब इसको मैं ले ऑन करता हूँ दोबारा से। अब इस लेवल की को भी मैं पहले एक बार बर्स्ट कर दूँ, उसके बाद ले आइसोलेट। ये आपने ज़हन में रखना है कि एट्रीब्यूट ब्लॉक हो तो उसको हमेशा बर्स्ट करना है, अदरवाइज़ उसकी वैल्यू बिगड़ जाएगी। इसको भी ले ऑन कर दिया। इस टेक्स्ट को मैं इसी लेयर में कन्वर्ट कर देता हूँ दोबारा से। ये ब्लॉक था, इस ब्लॉक को हमने बर्स्ट किया, उसके बाद डबल क्लिक किया, इसे यहाँ से सिलेक्ट किया, बाई लेयर में इसका कलर लेके गए। इसके लिए ऐसा करें, आप होम पे चले जाएं, बाई लेयर, और यहाँ पे मेरी लेयर का आपको नाम मालूम होना चाहिए। मेरी लेयर का नाम था MEP आर्क लेवल और इसको सेव कर दिया। अब मैंने एक ब्लॉक एडिट किया है तो देखें सारे ब्लॉक ही तकरीबन इसके एडिट हो गए। इस लेयर को आइसोलेट किया और साथ में इस टेक्स्ट की लेयर को आइसोलेट किया। अब मैं इनको चेंज कर सकता हूँ।
इसको भी बर्स्ट करने की ज़रूरत है क्योंकि ये ब्लॉक ही था। अब मैंने तकरीबन हर चीज़ को उस लेयर में कर दिया है जिस लेयर में वो मुझे चाहिए थी। अब हम सबसे पहले बात करते हैं रूम टैक्स की। रूम टैक्स की हाइट है 300। मैंने आपको बताया था कि अगर आपकी ड्राइंग का प्रिंटिंग स्केल 100 है तो 150 से 200 की हाइट आप चूज़ कर सकते हैं। 200 स्टैंडर्ड हाइट होती है। लेकिन ये हाइट मैं अपने इलेक्ट्रिकल के टेक्स्ट को दूंगा क्योंकि मैं चाहता हूँ कि वो आर्किटेक्चरल के मुकाबले में नुमाया रहे। आर्किटेक्चरल टेक्स्ट को हम 175 और 150, 175 और 180 दोनों में से कोई भी आप चूज़ कर सकते हैं। ये तीन वैल्यूज़ हैं। मैं हमेशा 150 को प्रेफर करता हूँ। आपको जो वैल्यू पसंद हो आप वो वैल्यू दे सकते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, मैं तेज़ी से इसको ले आइसोलेट किया। ये मेरे पास टोटल पॉइंट्स है। इसकी सेटिंग्स में गया, मेक श्योर किया कि मैंने सिर्फ सेंटर को ऑन किया है। इधर मैंने स्केल की कमांड पे क्लिक किया। एक ऐसा इसको बंद करता हूँ, अपना व्यू जूम विंडो के ज़रिए इतना बनाता हूँ जिसमें सिर्फ यही चीज़ें मेरे सामने ऑन हो। स्केल की कमांड दी, ये बेस पॉइंट ऑटोमेटिकली सेंटर पकड़ेगा क्योंकि मैंने सिर्फ सेंटर सेट किया है। बेस पॉइंट दिया और मुझे साइज़ हाफ करना है इसलिए मैंने 0.5 कर दिया। स्केल की कमांड दी, ये ऑटोमेटिकली बेस पॉइंट पकड़ा, सिर्फ एंटर दबाया। बेस पॉइंट पकड़ा, एंटर दबाया, बेस पॉइंट पकड़ा, एंटर दबाया, बेस पॉइंट पकड़ा, एंटर दबाया, बेस पॉइंट पकड़ा, इसका एंटर दबाया, बेस पॉइंट, बेस पॉइंट। ये दिखने में बहुत ज़्यादा लगता है लेकिन अगर आपकी टेक्निक अच्छी हो तो आप मिनटों का काम चंद 1 मिनट के अंदर ख़त्म कर सकते हैं। मैं सेकंड कहने लगा था लेकिन वो ज़्यादा हो जाते हैं। देखते हैं मुझे कितना टाइम लगता है। ये मैं बिल्कुल भी स्पीड से काम नहीं कर रहा। ये देखिए मैं एक रिदम में जा रहा हूँ। स्पीड, अगर आपके पास रिदम हो तो आपको स्पीड दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और अगर आपके पास रिदम नहीं है तो आप जितनी मर्ज़ी स्पीड लगा लें, आपका सिर्फ टाइम ज़ाया होगा, आपसे काम नहीं होगा। हमेशा अपनी टेक्निक पे फोकस करें। एक्सपीरियंस इसी चीज़ का नाम है। और एक बात ज़हन में रखिए कि बहुत कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसका शॉर्टकट नहीं होता। मैं वो भी अभी आपको दिखाता हूँ। ये पॉइंट्स ज़रा मैं कर लूँ। ये एक्चुअली मैं टूल बार के करीब गया हूँ तो उसने वहाँ से कमांड्स देखनी शुरू की थी। ये मैंने सारे कर दिए। बाज़ लोग अब क्या करते हैं, वो कहते हैं कि हमने टाइम बचाना है, वो अपनी तरफ से ओवर स्मार्ट बनते हैं और स्केल कर लेते हैं इन सबको। लेट से मैंने इसको स्केल किया। एक बात करते हैं कि ये 150 था, इसको फिर मैंने 0.75 किया। ये देखिए, ये ओवरऑल ही इनके डिस्टेंस दूर चले गए हैं, वो यहाँ से वहाँ आ गए हैं। ये तरीक़ाकार गलत होता है। बाज़ चीज़ों को आपको मैनुअली ही मैनेज करना पड़ता है। अब हम ले ऑन करते हैं। यह सिस्टम हमारा पूरा मैनेज हो गया। अब हमने आर्किटेक्चरल टेक्स्ट को देखना है। ले आइसोलेट की, आर्किटेक्चरल टेक्स्ट को सिलेक्ट किया। जैसा कि मैंने बताया था कि हम इसकी हाइट 150 रखेंगे। और उसके बाद ये सारे का सारा एम टेक्स्ट आता है। अगर आपको एम टेक्स्ट पसंद है तो इट्स अप टू यू। मैं एम टेक्स्ट को प्रेफर नहीं करता। मैं एक्सप्लोड कर देता हूँ और इसे सिंगल लाइन टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देता हूँ। ये आपकी चॉइस है। इसमें कन्वर्ट करने के बाद इसकी विड्थ फैक्टर 1 है। ये डिपेंड करता है, आपने 1 रखनी है लेकिन 1 में स्पेस बहुत ज़्यादा होती है। मैं हमेशा 0.8 को प्रेफर करता हूँ। आप इसे 0.8 कर दें या 1 रहने दें, यह आपकी मर्ज़ी है। अब हमारी ये चीज़ भी मुकम्मल हो चुकी है। अब हमने हर काम कर लिया है सिवाय अपने लेवल्स के। अगर आप ये देख रहे हैं कि टेक्स्ट ऊपर नीचे है तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है, इसकी कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। बाज़ लोग क्या करते हैं, वो आर्किटेक्चरल ड्राइंग के टेक्स्ट को एडजस्ट करना शुरू कर देते हैं। हम ऐसा नहीं करेंगे। लेयर्स में बनाने का मकसद ये है कि इस टेक्स्ट को, इस टैग को और इन लेवल्स को हम अपनी ड्राइंग के अंदर कॉपी करेंगे। इस वजह से मैंने इनकी एक यूनिक लेयर बनाई है। बहरहाल अब हम लेवल्स की जानिब आ जाते हैं। लेवल के टेक्स्ट की हाइट 210 है। अब हमने ये देखना है कि ये 210 है, इसको हमने 150 कैसे करना है। तो ले आइसोलेट करेंगे। ये आइसोलेट हो गया। स्केल की कमांड दी, इसे सिलेक्ट किया। इसका बेस पॉइंट, सॉरी, बेस पॉइंट के लिए हम इसका मिड सेलेक्ट करते हैं। स्केल की कमांड दी, ये इसके मिड पर आए। और यहाँ पर हम रेफरेंस के लिए, ये रेफरेंस आप देख रहे हैं, आर टाइप करेंगे। आर टाइप किया और यहाँ पर रेफरेंस लेंथ हमें मालूम है 210 एंटर की। और इसकी हमारी नई लेंथ होनी चाहिए 150।
ये ऑटोमेटिकली स्केल कर देगा। जहाँ पर हमें अपनी वैल्यू नहीं पता वहाँ पे हम ये टेक्निक इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको स्केल किया मिड से, इसको स्केल किया मिड से, इसको स्केल किया मिड से, वो ये तो था ही नहीं। अब हमारे ग्रे स्केल के सारे मरहले अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर हो चुके हैं। ये सिर्फ रह चुका है, इसको भी हम डबल क्लिक करते हैं। इसकी बाउंड्री नहीं है, लिहाजा इस पूरे को सिलेक्ट करते हैं। देखते हैं अगर जनरेट बाउंड्री की ऑप्शन आ रही है, नहीं। इसको सिलेक्ट किया, जनरेट बाउंड्री, रिपीट जनरेट बाउंड्री, रिपीट जनरेट बाउंड्री। ये क्या, ये हैच नहीं है? अब ये ऑलरेडी पॉलीलाइन है, इसका हैच नहीं निकलेगा। ये भी पॉलीलाइन है, बहरहाल इसको हम कैंसिल ही कर देते हैं, ये इसमें एम ही मुफ्त का टाइम लगेगा। इसको हम, इसका बाद में हम कलर अपने हिसाब से बदल देंगे। अब हमारे सारे काम मुकम्मल हो चुके हैं, हमने इन चीज़ों को इरेज किया। सिर्फ आखिरी चीज़ मैच लाइन। यहाँ पर देखें तो मैंने इधर मैच लाइन या फिर मैच टेक्स्ट, ये दो लेयर्स बनाई हैं। हम इन दोनों को कॉपी कर लेते हैं यहाँ से और वापस इधर जाते हैं, इसे मैच लाइन में, और ये यहाँ पे मैच टेक्स्ट के साथ इस टेक्स्ट को हमने मैच कर दिया। अब इसकी जो हाइट है ये 150 बहुत छोटी है, इसको हम 300 कर देंगे या फिर 250 कर देते हैं। इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर देंगे ताकि इस लाइन के करीब आ जाए। अब लेयर्स में जाएंगे, हर ऑब्जेक्ट की लेयर का कलर हम 251 कर देते हैं। सॉरी, ये मैंने इसे कैंसिल करते हैं, दोबारा से लेयर्स में गए। अगर हम कुछ गलत कर देते हैं, अगर कैंसिल कर दें तो वो सेव ही नहीं होगा। ये जो लेयर्स हमारी थी, इन लेयर्स को हम छोड़ के बाकी सारी कलर्स का लेयर 251 कर देते हैं। इसके बाद सेट बाय लेयर, इसकी सेटिंग्स में जाके लाइन टाइप अगर हमने चेक करके रखा तो ये क्या करेगा, ये लाइन टाइप की वैल्यू वही कर देगा जो बाय डिफ़ॉल्ट उस लेयर में सेट की गई है। इसलिए हम ये ऑप्शन कभी हमेशा अनचेक करके रखेंगे। यस यस। अब ये हमारी ड्राइंग प्रॉपर तरीके से ग्रे स्केल में चली गई है, मगर ये सिर्फ आर्किटेक्चरल लेआउट है। अभी हम स्ट्रक्चरल लेआउट से ग्रिड और कॉलम्स को और बीम्स को कॉपी करेंगे। तो चलें अब उसके बारे में बताता हूँ। ये हमारा पहला एक ज़रफ़ था जो कि हमने रेडी कर दिया। अब इसको हम क्लोज़ कर देते हैं। तो चलें इंशाल्लाह अभी मैं इसकी अगली वीडियो में आपको स्ट्रक्चरल सिस्टम और बाकी सिस्टम्स के बारे में भी बताऊंगा।